नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। देखिए एसएससी जीडी की ये आपकी दूसरी डेमो है। कल क्लास नहीं हो पाई थी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हम लोग बात करेंगे पॉलिटी की और आज हमारा जो टॉपिक होगा इस पर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं, संविधान का निर्माण। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं कोई भी ऐसा टॉपिक, ऐसा कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करूंगा जो आपके एग्जाम से संबंधित हो। हालांकि प्रीवियस ईयर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एनालाइज किया है, उसी के आधार पर मैं थ्योरी बना रहा हूँ। यहाँ पर अगर बैच की बात करेंगे तो आज लास्ट डे है। यदि आप इसको लेते हैं G20 अगर कूपन कोड लगाते हैं तो आपको ये 640 में मिलेगा। अन्यथा अगर आज नहीं लेते हैं तो ये अपने पूरे 799 में आपको कल से मिलेगा, लेकिन आज 12 बजे तक ये 640 का ही होगा। यहाँ पर टाइम टेबल आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि हिंदी की क्लास सुबह होती है 9 बजे, फिर रीजनिंग की 11 बजे होती है और 12 बजे मेरी क्लास होगी पॉलिटी की। जैसे ही पॉलिटी खत्म होगा फिर इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी नवीन सर की। ज्योग्राफी यहाँ पर 2 बजे स्टार्ट हो रही है और 2 बजे के बाद जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होती है, खत्म होने के बाद फिर इकोनॉमी स्टार्ट हो जाएगी। फिर 4 बजे आपका मैथ्स है, साइंस आपकी होगी 5 बजे, करंट अफेयर आपकी होगी रात को 9 बजे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। हम लोग बात करेंगे संविधान के निर्माण की। किसकी बात करेंगे हम लोग? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण तो सभी लोग बात करेंगे कि सर यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बात करूं सर यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सभी लोग जुड़ जाएं और बेटा सेशन को शेयर कर दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाएं। ठीक है, हालांकि कल नहीं हो पाई थी डेमो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी माता जी थोड़ा ज़्यादा सीरियस हैं जिस कारण मैं कल क्लास आपकी नहीं ले पाया था। हम बात करेंगे यहाँ पर कि सर संविधान का निर्माण कब हुआ। हम लोगों ने परसों संविधान सभा पढ़ी थी और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब बात यह है कि सर संविधान का निर्माण कब से स्टार्ट होगा। जब संविधान सभा का गठन हुआ 6 दिसंबर 1946 में, तो 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बन गई, लेकिन इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में। जब पहली बैठक हुई तो उस दौरान अगर बात करें कि सर पहली बैठक कब हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, ये बैठक कहाँ पर हुई थी, तो हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मैं बेटा वर्ड टू वर्ड इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में लिखूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर करवाऊँ उनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा उनको आप लोग नोट डाउन करेंगे और 30 क्लासेस में ये पॉलिटी हम खत्म कर लेंगे। हालांकि उससे पहले ही मैं प्रयास करूँगा खत्म करने का। तो हमने पढ़ा था कि सर संविधान सभा की प्रथम बैठक, अगर मैं बात करूं सर संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है जी, प्रथम बैठक। तो आप बताइएगा सर पहली बैठक कब होती है, कौन बच्चा बताएगा? फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? कौन कौन बच्चा जानता है? बहुत जर्नल क्वेश्चन है, बहुत जर्नल क्वेश्चन है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आप बताइए सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सभी लोग जानते हैं कि सर संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, चलिए बताइए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भैया संविधान सभा की पहली बैठक होती है कब? 9 दिसंबर 1946 में। कब हो गई जी इसकी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 में। कब हो गई? 9 दिसंबर 1946 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आचार्य JB कृपलानी के कहने पर संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? तो आचार्य JB कृपलानी की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? आचार्य JB कृपलानी की सिफारिश पर। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर इसके अध्यक्ष कौन बने थे। अध्यक्ष या चेयरमैन की अगर मैं बात करूं कि सर इसके चेयरमैन कौन बने थे, तो आप कहेंगे चेयरमैन बने थे बेटा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप कहेंगे सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है जी, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक चीज आती है, ये स्थायी थे या अस्थायी थे? तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? तो ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी को यहाँ पर आप कहेंगे सर एडॉक बनाए गए थे, एडॉक चेयरमैन बनाए गए थे कि सर जिस समय संविधान सभा की बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में, उस समय सच्चिदानंद कौन थे? तो आप कहेंगे सर एडॉक चेयरमैन थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। कि सर ये बैठक कहाँ पर होती है? कि सर ये बैठक कहाँ पर होती है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर ये बैठक होती है? तो आप कहेंगे सर ये बैठक नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये बैठक? नई दिल्ली में पहली बैठक होती है। अब ये बैठक हो गई, तो इस दौरान कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? इस दौरान कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? तो आप बताना सर, जो पहली बैठक हुई थी इसमें कुल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए? तो आप कहेंगे सर इसमें 211 सदस्य उपस्थित होते हैं, 211 मेंबर्स। लेकिन अगर बहुत सारे अन्य सोर्स की मैं बात करूं तो कहीं तो 207 लिखा है, कहीं 208 लिखा है। हालांकि ये दोनों ही गलत हैं। एनसीईआरटी किसको एक्सेप्ट करती है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ये मैं बार बार आपको रिपीट भी करता हूं कि 207 नहीं होंगे, 208 नहीं होंगे, तो कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर कुल कितने सदस्यों ने? 211 सदस्यों ने। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। हमने परसों पढ़ा था कि सर संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 में। कब? 9 दिसंबर 1946। कौन सी बैठक? पहली बैठक। कहां पर होती है? नई दिल्ली में। कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था? तो आप कहेंगे सर 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कहां पर होती है? नई दिल्ली में। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये बताइए किसकी रिकमेंडेशन पर? तो इनको बेटा आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी की सलाह पर, कि सर किसकी एडवाइस पर इनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष? तो आप कहेंगे आचार्य जेबी कृपलानी की सिफारिश पर अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति? यहां तक किसी को कोई आपत्ति हुई हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, उम्मीद है। हाँ जी, चलिए आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए संविधान सभा की सेकंड मीटिंग कब होती है? दूसरी बैठक कब होती है? तो आप कहेंगे सर दूसरी बैठक कब होती है? चलिए सेकंड मीटिंग की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर संविधान सभा की जो दूसरी मीटिंग होती है वो 11 दिसंबर 1946 में होती है। इस दौरान संविधान सभा में अब अस्थायी अध्यक्ष नहीं होंगे, स्थायी अध्यक्ष होंगे। कि सर स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था? तो आप कहेंगे स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी दौरान संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। हालांकि आपने एक उपाध्यक्ष पढ़ा होगा, डिप्टी चेयरमैन आपने एक पढ़ा होगा जिसको एचसी मुखर्जी हर बच्चा जानता है। क्या आपने ये भी पढ़ा था कि सेकंड बैठक में, दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष बने थे, 2 डिप्टी चेयरमैन बने थे? जरा कमेंट करके बताइए कि सर दूसरी बैठक में 2 उपाध्यक्ष कौन कौन थे, 2 डिप्टी चेयरमैन कौन कौन थे, और इसी दौरान किसको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था? सारी चीजें आपको पता होंगी। इस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि सर सेकंड बैठक कब होती है? तो आप कहेंगे सर सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में। कब? 11 दिसंबर 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर अध्यक्ष या चेयरमैन। कौन मेरे दोस्तों? चेयरमैन। जल्दी से बता दीजिए कि सर चेयरमैन कौन बन गए थे। और यहां पर हम बात करेंगे कि सर चेयरमैन बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस समय स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। ये परमानेंट हम कह सकते हैं कि सर स्थायी या परमानेंट अध्यक्ष बने थे। ये बैठक कहाँ पर होती है? दूसरी बैठक भी अगर मैं चर्चा करूं तो ये बैठक भी कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में। कहाँ पर होती है ये बैठक? तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली में। पहली बैठक भी कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। दूसरी बैठक भी कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में हो जाती है। ठीक है, अब बात यह है कि सर इसी दौरान दो उपाध्यक्ष बने थे, दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अब दो उपाध्यक्ष की बात करेंगे कि सर डिप्टी चेयरमैन कौन कौन थे, कि सर इस समय डिप्टी चेयरमैन की अगर बात होगी तो आप लोग क्या कहेंगे? डिप्टी चेयरमैन। चलिए बताइए, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर डिप्टी चेयरमैन की। चलिए बता दीजिए जल्दी से कि सर मैंने बताए दो थे। कितने थे यहां पर बेटा? तो आप कहेंगे सर दो थे। कौन कौन थे? एक तो थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है मेरे लाल, कौन कौन थे? एक थे एच.सी. मुखर्जी और एक जो दूसरे थे उनका नाम बताइए, उनका नाम बताइएगा। चलिए ऊपर का लाइट बंद कर दो, देखना भाई। चलिए यहां पर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने थे? जल्दी से बताइए। तो यहां पर दूसरे उपाध्यक्ष की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप क्या बताइएगा कि दूसरे उपाध्यक्ष कौन होंगे? दूसरे उपाध्यक्ष कौन होंगे? इस चलिए कि सर दूसरे उपाध्यक्ष कौन होंगे? चलिए बता दीजिए। चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर कौन थे? बी.टी. कृष्णमाचारी। कौन? बी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है जी, कौन थे? बी.टी. कृष्णमाचारी, जिनको बेटा हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं। आप लोगों ने भी शायद नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी शायद ये बहुत कम पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो, लेकिन अभी सबको पता चल चुका होगा कि सर कौन थे? बी.टी. कृष्णमाचारी थे। चलिए अब बात यह है कि सर इसी बैठक में एक संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे, कि सर संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे? जल्दी से बता दीजिए। चलिए बता दीजिए, बहुत बढ़िया। इनका पूरा नाम है हिरेन चंद्र या हिरेंद्र चूर्ण मुखर्जी, हिरेंद्र चूर्ण मुखर्जी या हरेन चंद्र मुखर्जी। ठीक है जी। चलिए अब ये बताइए कि यहां पर हमने पढ़ना है कि दो उपाध्यक्ष बन गए थे, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी। इसी दौरान संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बनाए गए थे? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी। कौन बने थे? जल्दी से बताइए। तो सबकी सलाह पर जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव। बी.एन. राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव। कौन थे मेरे लाल? तो आप क्या कहेंगे सर? बी.एन. राव। कौन बन गए थे मेरे दोस्तों? बी.एन. राव। अब बी.एन. राव की हम बात कर रहे हैं कि सर कौन बन गए थे? तो बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। चलिए ये तो बन गए संवैधानिक सलाहकार। अब बात आती है कि सर संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? एक चीज ये भी तो आ जाती है कि सर संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इन्होंने ही तैयार किया था। दूसरी चीज ये आती है कि सर जब संविधान सभा काम कर रही थी तो इसकी जो रियल वर्किंग है, जो वास्तविक कार्यवाही है, वो कब से मानी गई है? तो संविधान सभा की जो कार्यवाही है, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो 13 दिसंबर से मानी जाती है। 13 दिसंबर 1946 से। क्यों मानते हैं? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 में ही संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है। कि सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब जब बैठक चल रही थी तो वहां पर सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि पहली बैठक में ही यह निश्चित था, उससे पहले ही यह निश्चित हो चुका था। जब 1935 में संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने की थी तो उस समय से ही यह निश्चित था कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है या उसका उद्देश्य नेहरू जी ही बनाएंगे। 1935 से डिसाइड था, डिसाइडेड तो था लेकिन बन नहीं पाया था क्योंकि संविधान सभा नहीं बन पाई थी। और संविधान सभा जब बन गई, जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद नेहरू जी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। कब? तो आप कहेंगे सर उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। लेकिन अब उसको स्वीकार नहीं किया जा रहा था क्योंकि कांग्रेस बहुमत में थी। कांग्रेस, मैंने बताया जी ऑस्टिन ने किताब लिखी थी कि कांग्रेस संविधान सभा थी और संविधान भारत था। ये हमने पढ़ लिया था, जी ऑस्टिन की एक बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारी पार्टियां एक तरफ थी, कांग्रेस का प्रस्ताव माना जा रहा था कि भाई नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव किया है ये भारत का नहीं है, ये केवल कांग्रेस का है। तो किसी भी पार्टी ने हस्तक्षेप नहीं किया, ना ही उसको स्वीकार किया। कांग्रेस ने इंतजार किया, संविधान सभा ने इंतजार किया कि भाई सभी पार्टीज आ जाएं, एक बार इस ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव को देख लें, पढ़ लें, उसके बाद संविधान सभा इसको स्वीकार करेगी। संविधान सभा ने इंतजार किया लेकिन कोई भी पार्टी नहीं आई, ना किसी पार्टी ने उसको देखा। अब कंडीशन यह बन गई कि भाई जब कोई पार्टी नहीं आ रही है, संविधान सभा का काम रुका हुआ है, तो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव कह लें या बेटा केवल हम क्या कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो आगे चलकर कहलाई उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि सर संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, या मैं ये कह सकता हूं कि सर उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, क्या कहेंगे सर? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलेंगे। ये किसने पेश किया था? तो आप कहना कि सर इसको पेश किया था कब? पेश कब किया गया? इसे प्रेजेंट कब किया गया है? तो आप कहेंगे सर इसे प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946 में पेश कर दिया। लेकिन इसे स्वीकार किसने किया था? तो आप कहेंगे सर 22 जनवरी 1947 में इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक है जी, किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। वाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है जी, क्योंकि कुछ समय दिया लेकिन और पार्टी नहीं आई तो बाद में संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया। अब बात करेंगे किसके द्वारा पेश किया था ये, तो पीटी नेहरू या जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पेश किया गया। किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश कर दिया। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पेश कर दिया। क्या यहां तक चीजें आपकी क्लियर हो गई मेरे शेरों? क्या यहां तक सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई? बताइए जल्दी से, क्लियर हो गई होंगी। चलिए, किसी को कोई समस्या है? अब जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। हालांकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो इस प्रस्ताव में भी 8 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। ठीक है, कि सर जब उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था तो इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? तो आप कहेंगे सर इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या बताइए। तो कुल 8 अनुच्छेद थे। कुल कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। ठीक है, चलिए
लिख रहे हैं आप लोग ये सारी चीजें? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम बात करेंगे संविधान के प्रारूप की, कि सर संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, प्रारूप की जांच किसने की थी, एनालाइज किसने किया था। सारे फैक्ट टू फैक्ट चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, किसी भी चीज को आप लोग लिखें, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ। कल क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि मेरी माताजी, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है और मैं सुबह ही आया हूँ। मेरी माताजी कॉस्मोस हॉस्पिटल पड़ता है मुरादाबाद में, वहाँ पर एडमिट हैं। जब बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब होती हैं, विपरीत विपस्तियाँ होती हैं, तभी टीचर छुट्टी करता है, अन्यथा कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि वो आपका नुकसान करे। हालांकि मैं आज भी क्लास ले रहा हूँ लेकिन मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। लेकिन आपकी क्लास में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इस चीज़ का। कोई भी प्रॉमिस, मेरी मेरी जो अभी कुछ कह सकते हैं कि स्थितियां भी जरूर हो सकती है विपरीत हो, लेकिन जब RWA परिवार मेरे साथ है, अंकित सर और भी पूरी टीम मेरे साथ है, तो मैं थोड़ा इमोशनली, कहते हैं ना स्ट्रांग होना, वो इमोशनली स्ट्रांग ये RWA परिवार कर देता है। आप लोग हैं, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का प्यार है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे मैं अभी देख रहा हूँ तो कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं कि सर आप क्लास छुट्टी क्यों कर रहे थे, छुट्टी क्यों कर ली। बेटा जब आपकी माताजी बीमार होंगी तो आप क्या करेंगे, क्लास कंटिन्यू करेंगे? जब बहुत ज़्यादा सीरियस होंगी आप क्लास कंटिन्यू करेंगे? मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगे। मैं तो आज क्लास कर भी रहा हूँ आपकी, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सर संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। संविधान का प्रारूप, अगर मैं बात करूं सर संविधान का प्रारूप की, अगर मैं बात करता हूं तो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। चलिए तो हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं संविधान का प्रारूप। ड्राफ्ट की अगर मैं बात करूं, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पर चर्चा होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप कहेंगे सर कि सर ये ड्राफ्ट जो है ये किसने बनाया था। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं और मैक्सिमम परसेंटेज जो आंसर आता है वो हम लोग यहाँ पर बात करने चाहेंगे कि सर जो भी बच्चे आंसर करेंगे वो भीमराव अंबेडकर कह देते हैं, जो कि गलत है, भीमराव अंबेडकर नहीं होगा, ठीक है जी। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर जब संविधान का प्रारूप बनाने की जो बात आई तो उसके लिए कमेटी पहले ही बना दी थी। संविधान सभा के प्रारूप की बात करेंगे तो उसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन पहले ही कर दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में। लेकिन प्रारूप बाद में पेश किया, किसने पेश किया था? तो आप बताएंगे BN राव ने। किसने? BN राव ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहां पर। अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर संविधान का प्रारूप बनाया किसने, तैयार किसने किया था? तो संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, रेडी किया? तो आप कहेंगे सर किसने रेडी किया था? तो आप बता देना सर संविधान का जो प्रारूप बना था, तैयार हुआ था, वो कब हुआ था और किसने तैयार किया था? BN राव ने। किसने? BN राव ने। तो BN राव ने तैयार किया। जब BN राव ने तैयार कर दिया, ये कब पेश किया था? तो ये पेश किया गया था भैया कब? तो आप बताएंगे अक्टूबर 1947 में पेश हुआ। कब? अक्टूबर 1947 में पेश किया, ठीक है जी। अक्टूबर 1947 में BN राव ने पेश किया। हालांकि इसके प्रारूप की जांच करने के लिए पहले ही एक कमेटी बना दी थी। 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति ऑलरेडी गठित हो चुकी है। लेकिन प्रारूप कब आता है? अक्टूबर 1947 में। जब ये प्रारूप आया, किसने पेश किया? BN राव ने पेश किया। जिसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे? तो आप कहेंगे सर जब ये प्रारूप आया था तो इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे?
कुल अनुच्छेद या आर्टिकल्स कितने थे? तो आप कहेंगे सर यहां पर अगर आर्टिकल की मैं बात करूं तो आप बताना सर 243 थे। कितने थे? 243 आर्टिकल थे जब BN राव ने संविधान का प्रारूप पेश किया था। अब बात यह आती है कि सर यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो प्रारूप पेश कर दिया जिसमें 243 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी? अनुसूचियां, तो आप कहेंगे सर अनुसूचियां जिसे इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल्स बोलते हैं, कि सर कितनी शेड्यूल्स थी? तो आप कहेंगे 13। जब ये प्रारूप बन गया, जब ये प्रारूप बन गया अक्टूबर 1947 में पेश कर दिया BN राव ने, जिसमें टोटल आर्टिकल्स कितने हो गए? टोटल आर्टिकल्स यहां पर 200 कितने हो गए मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर 200 कितने? 243 और अनुसूचियां कितनी हो गई? 13। अब इसकी जांच करने के लिए, क्या करने के लिए? जांच करने के लिए कमेटी बनाई। क्या करने के लिए? जांच करने के लिए, जांच करने के लिए क्या किया गया? करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी। समिति या जिसको हम कमेटी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? जिसको हम कमेटी बोलेंगे। ठीक है जी, क्या बोलेंगे मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर हम इसको कमेटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमेटी बोलते हैं। कि सर इसकी जांच करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने। कब? अक्टूबर 1947 में। कुल कितने अनुच्छेद पेश किए थे? 243। और अनुसूचियां कितनी हो गई थी? अनुसूचियां हो गई थी 13। अब इसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? प्रारूप समिति। सर प्रारूप समिति को हम क्या क्या कहते हैं? प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ड्राफ्टिंग कमेटी कहेंगे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी कहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप कहेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है जी, कि सर ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? मैंने ऑलरेडी बता दिया कि संविधान का प्रारूप पेश होने से पहले ही प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में कर दिया था। यानी कि गठन कब कर दिया था? प्रारूप समिति का पहले ही कर दिया था। ठीक है जी, कब कर दिया था? तो आप कहेंगे 29 अगस्त 1947 में। किसका? तो प्रारूप समिति के द्वारा संविधान के प्रारूप की जांच की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसमें बेटा अगर बात करें कि अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। कौन? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। ठीक है जी। और अन्य सदस्य कितने थे? तो आप कहेंगे सर अन्य सदस्य कितने थे? अदर मेंबर्स कितने थे प्रारूप समिति में? तो 6 थे। कितने थे? 6। अब उनके नाम भी पूछता है, उनके नाम भी पूछता है कि सर कौन कौन थे, कि सर ये बता दीजिए कि कौन कौन थे। अब यहां पर मैं 6 के 6 नाम लिखूंगा आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे KM मुंशी। कौन? KM मुंशी जी थे। दूसरे की बात करें तो आप कहेंगे M सादुल्ला साहब थे। कौन? M सादुल्लाह। ठीक है, M सादुल्ला साहब थे। तीसरे की अगर मैं चर्चा कर लूं तो आप क्या कहेंगे सर? M सादुल्ला साहब हो गए। ठीक है, KM मुंशी, M सादुल्ला, और कौन थे? N गोपाल स्वामी आयंगर। कौन? N गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है जी, N गोपाल स्वामी आयंगर। ठीक है, अच्छा 3 ये हो गए। अब बचे चौथे, तो चौथे कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या यहां तक आप लोग लिखेंगे? चलिए अब बात करेंगे सर 5वें सदस्य कौन थे? 5वें सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए BL मित्र के स्थान पर कौन आए थे? तो आप कहेंगे N माधवराव आए थे। कौन आए थे? N माधवराव आए थे। और DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णाचार्य आए थे। कौन आए थे? TT कृष्णाचार्य आए थे। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग बात कर लेते हैं कि सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और बात करेंगे
बी एल मित्र। कौन? बी एल मित्र। बी एल मित्र के स्थान पर कौन आए थे बेटा? के स्थान पर कौन आ जाते हैं? तो आप कहेंगे सर इनके स्थान पर आते हैं एन माधव राव। एन माधव राव, ठीक है जी, एन माधव राव। ठीक है, अब छठे व्यक्ति की अगर बात कर लें कि सर छठे व्यक्ति कौन थे, छठे व्यक्ति की बात करेंगे तो टीटी कृष्णाचारी, यानी कि यहां पर डीपी खेतान। डीपी खेतान, जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई तो इनके स्थान पर, डीपी खेतान के स्थान पर कौन आए थे? बताइए जल्दी से। स्थान पर कौन आ जाते हैं? तो आप कहेंगे सर कौन थे? तो आप कहना टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी। द्वारा से बता देता हूं भैया कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। कब होता है? 29 अगस्त 1947 में। संविधान का प्रारूप कब पेश किया गया था? अक्टूबर 1947 में। यानी कि जांच करने के लिए कमेटी पहले बना दी और प्रारूप बाद में आया। किसने दिया था? बी एन राव ने दिया था। अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, के एम मुंशी, एम सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आ गए और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णाचारी आ गए। ठीक है जी, हाँ जी, लिख लेंगे आप यहां तक। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। आगे बात करते हैं। अब प्रारूप समिति क्या करेगी? जांच करेगी। इस पूरे जो 243 अनुच्छेदों की जांच करेगी, 13 अनुसूचियों की जांच करेगी। तो प्रारूप समिति ने क्या किया? 243 अनुच्छेदों को बढ़ा दिया, इन्हें 315 कर दिया, लेकिन अनुसूचियां घटाकर 8 कर दी। कितनी कर दी? घटाकर 8 कर दी। क्लियर है? आगे बात करते हैं कि सर प्रारूप समिति की रिपोर्ट कब आती है। चलिए बताइए कि सर प्रारूप समिति ने रिपोर्ट कब पेश की? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, बहुत इसको तीनों नामों से जानते हैं, मसौदा समिति। ठीक है, मसौदा समिति। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? इनकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट कब आ गई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या प्रारूप समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी 21 फरवरी 1948 में। कब दे दी बेटा? पहली रिपोर्ट दे दी 21 फरवरी 1948 में। अब इन्होंने क्या किया? जो 243 अनुच्छेद थे उनको बढ़ा दिया। कितना कर दिया बेटा? तो आप कहेंगे सर उनको कितना कर दिया गया? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुल अनुच्छेद कितने पेश किए थे? कुल अनुच्छेद अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद या आर्टिकल्स की बात कर लें, तो इन्होंने 243 को बढ़ाकर कितना कर दिया? 243 को बढ़ाकर कितना कर दिया बेटा? बढ़ाकर 315 कर दिया। तो इन्होंने कुल कितने अनुच्छेद पेश किए थे? 315। और अनुसूचियों को बढ़ाकर कितना कर दिया? अनुसूचियां, शेड्यूल्स को बढ़ाकर कितना कर दिया था? तो आप कहेंगे सर शेड्यूल्स को बढ़ाकर कितना किया? तो आप ये भी बता देना कि सर इनको बढ़ाकर कितना कर दिया था। तो घटाकर, सॉरी बढ़ाकर नहीं, शेड्यूल को घटाकर कितना कर दिया था? तो आप कहेंगे सर 8 कर दिया था। कितना कर दिया था? 8। यानी कि 13 अनुसूचियों की जगह कितनी अनुसूचियां रह गई? 8। 243 अनुच्छेद की जगह कितने हो गए? 315। लेकिन यहां पर संविधान सभा के कुछ सदस्य इस रिपोर्ट से असंतुष्ट हुए, वो संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए प्रारूप समिति ने दूसरी रिपोर्ट पेश कर दी। कब पेश कर दी बेटा? तो दूसरी रिपोर्ट कब पेश कर दी थी? तो यहां पर आप कहेंगे सर 1948 हमने पढ़ लिया, यहां 1947 हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, चलिए अब इन्होंने अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश की थी? ये तो पहली रिपोर्ट हो गई, यहां पर ये क्या हो गई? फर्स्ट रिपोर्ट। कि सर प्रारूप समिति ने पहली रिपोर्ट कब पेश कर दी थी और सेकंड रिपोर्ट कब पेश की? सेकंड रिपोर्ट कब पेश की? तो इन्होंने भैया 26
26 अक्टूबर 1948 में। कि सर दूसरी रिपोर्ट कब आती है, तो आप कहेंगे सर दूसरी रिपोर्ट कब प्रेजेंट की थी, 26 अक्टूबर 1948 में आ जाती है। अब जो दूसरी रिपोर्ट आई 26 अक्टूबर 1948 में, उस पर 3 रीडिंग हुई, 3 बार रीडिंग की गई, 3 बार वाचन किए गए। हिंदी में बोलें तो वाचन, अंग्रेजी में बोलें तो रीडिंग। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए कि सबसे लंबी रीडिंग या सबसे लंबा वाचन कौन सा हुआ था। तो जल्दी जल्दी से बता देंगे आप लोग, क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सर सबसे लंबा जो वाचन हुआ था वो कौन सा हुआ था, बताइए। हाँ जी, तो आप क्या कहेंगे मेरे लाल, तो आप कहेंगे कि सर इस रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेंगे, दूसरा कब हुआ, पहला कब हुआ, लेकिन ये जरूर पूछते हैं कि प्रारूप पर कितनी रीडिंग हुई, तो 3 वाचन हुए। सेकंड रिपोर्ट पर कितने वाचन हुए, वाचन यानी कि कितनी बार उसकी प्रूफ रीडिंग की गई, वाचन मतलब रीडिंग, कि सर कितनी रीडिंग की गई थी, 3 रीडिंग की गई थी। ठीक है जी, कितनी रीडिंग की गई थी, तो 3 रीडिंग की गई थी। यहां पर आप लोग लिख लेना कि सर यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहां आप लोग लिखेंगे सर 3 रीडिंग हुई थी। कितनी रीडिंग हुई, 3। सबसे लंबी रीडिंग कौन सी चली थी, तो सेकेंड रीडिंग सबसे लंबी चलती है। अब बात करेंगे सर संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुई, कितने दिन तक डिबेट हुई, तो 114 दिन तक डिबेट होती है। कि सर 114 दिन की बहस के बाद संविधान का प्रारूप तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। जब संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को स्वीकार किया, उस दौरान कुल अनुच्छेद कितने थे, तो उस दौरान अनुच्छेदों की संख्या थी कितनी, तो आप कहेंगे 395, यानी कि 315 से बढ़ाकर कितने कर दिए, 395। अनुसूचियां 8 रहने दी। अब यहां पर भाग भी जोड़ दिए गए कि सर कुल 22 भाग जोड़ दिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर रीडिंग हो गई, और रीडिंग होने के बाद इस पर बहस कितने दिन तक होती है, तो आप कहेंगे बहस या डिबेट कितने समय तक होती है, डिबेट होती है 114 दिन तक। कितने डेज तक, 114 दिन तक डिबेट होती है। और जब डिबेट हुई उसके बाद संविधान का जो प्रारूप आया उसको अंगीकृत कब किया गया, चलिए आगे लिखवाता हूं। यहां तक आप लोगों ने इसको लिख लिया कि संविधान का प्रारूप स्वीकार कब किया गया, तो आप कहेंगे सर यहां पर कि ये बताइए कि संविधान तैयार कब हुआ, संविधान तैयार कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को कब तैयार किया गया, संविधान तैयार कब होता है, तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 में। कब, 26 नवंबर 1949 में संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और इसी दिन अंगीकृत या एडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया, अंगीकृत कह लें या एडॉप्ट कह लें कि कब एडॉप्ट किया गया है, तो आप कहेंगे सर इसको एडॉप्ट कब कर लिया, 26 नवंबर 1949 में ही इसको एडॉप्ट कर लिया जाता है। अंगीकृत कर लिया, एडॉप्ट कर लिया या स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया बेटा, स्वीकार कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, इतनी चीजें आप लोगों ने लिख ली, उम्मीद है आपने ये सारे फैक्ट लिखे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर जब 26 नवंबर को संविधान स्वीकार हुआ था तो कुल अनुच्छेद कितने थे, कुल अनुच्छेद कितने थे, कुल आर्टिकल्स कितने थे, टोटल आर्टिकल्स थे 395। और सर कुल अनुसूचियां कितनी थी, कुल अनुसूचियां अगर मैं बात करूं कि सर कुल अनुसूचियां कितनी थी, तो आप कहेंगे अनुसूचियां मेरे लाल, अनुसूचियां थी 8। ठीक है, भाग कितने थे, तो यहां पर संविधान में कुल भाग कितने थे, तो भाग यानी कि पार्ट्स, कुल कितने पार्ट्स थे, तो 22 पार्ट्स थे। ठीक है, लिख लेंगे कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ, स्वीकार किया संविधान सभा के द्वारा, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। क्लियर है। इसी दौरान 26 नवंबर को ही क्या किया गया था,
कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए थे। बहुत सारी जगहों पर 15 अनुच्छेद मिलेंगे कि 15 अनुच्छेद लागू किए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि संविधान को लागू करने के लिए भी एक अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है अनुच्छेद 394। कौन सा? 394। कि अनुच्छेद 394 के तहत ही तो संविधान लागू हुआ, तभी तो वो भी काउंट होगा ना। लेकिन बहुत सारे राइटर्स उसको नहीं काउंट करते हैं, वो केवल 15 अनुच्छेद लिख देते हैं और बोर्ड 15 एक्सेप्ट नहीं करता, 16 एक्सेप्ट करता है। क्या करता है जी? 16 एक्सेप्ट करता है। ठीक है, चलिए तो हम कहेंगे सर यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर 26 नवंबर को कितने अनुच्छेद लागू किए थे, तो आप लोग बताना कि सर 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। कितने? 16 अनुच्छेद आर्टिकल्स को लागू कर दिया था, लागू किया। कि सर कौन कौन से आर्टिकल्स लागू किए गए? तो आप कहेंगे सर 5 आर्टिकल कौन कौन से थे जो लागू हुए थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367। ठीक है, और कौन से थे? और कौन कौन से थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 379, 380, 388, 388 और 391, 392, 393। ठीक है, 391, 392, 393 और जिसके तहत ये सभी आर्टिकल्स लागू किए गए थे वो था अनुच्छेद 394। कौन सा था? 394। तो आप कहेंगे कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से आर्टिकल लागू हुए थे, तो आप लोग बता देना बेटा कौन कौन से आर्टिकल लागू किए गए थे। तो आप लोग यहां पर क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर कौन कौन से आर्टिकल थे जिन्हें 26 नवंबर 1949 को लागू किया था? वो थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहां तक लिखा। अब बात करते हैं कि संविधान बनाने में समय कितना लगा, कितना खर्चा आया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ते हैं, कुल महत्वपूर्ण फैक्ट। बहुत सारे बच्चे जो है इसको नहीं काउंट करते होंगे क्योंकि इसी के तहत तो संविधान लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 394 के तहत ही तो संविधान लागू किया जाएगा मेरे शेरों। चलिए आगे बात करते हैं कि सर संविधान बनाने में समय कितना आया। समय तो आप कहेंगे सर 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कि सर कुल समय कितना आया, तो आप कहेंगे कुल समय आया 2 साल 11 महीने 18 दिन। खर्च कितना हुआ, तो लगभग 64 लाख रुपए, लगभग 64 लाख रुपए। खर्च कितना होता है, 64 लाख रुपए। ठीक है जी। अब बात करें एक्यूरेट पूछा जाए तो 93,96,729 रुपए खर्च हुए। एक्यूरेट पूछेगा तो आप कहेंगे 63,96,729 रुपए और लगभग में पूछेगा तो आप कहेंगे 64 लाख रुपए लगभग। ठीक है जी, ये हो गए लगभग यानी कि अप्रोक्स में 64 लाख रुपए। वैसे एक्यूरेट पूछेगा तो 63,96,729 रुपए खर्च हुए। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं, महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये फैक्ट्स हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, अधिवेशन कितने हुए थे संविधान बनाने के लिए, कुल अधिवेशन कितने हुए थे। ये आपके जीडी के पर्पस से बता रहा हूं, जिसे सेशन बोलते हैं कि सर सेशन कितने हुए थे। तो सेशन होते हैं 11। कितने सेशन होते हैं, 11 सेशन होते हैं। कुल बैठकें कितनी होती हैं, कुल बैठक कितनी होती हैं, मीटिंग्स कितनी होती हैं, कुल मीटिंग्स। तो आप क्या कहेंगे कि सर कुल बैठकें कितनी होती हैं, तो 105 बैठक होती हैं और इन बैठकों में जो चर्चा हुई वो 165 दिन चली। ठीक है, इन पर बैठक हो गई 105 दिन और इन बैठकों में जो चर्चा चली, जैसे कोई बैठक 2 दिन की हो गई, कोई बैठक 1 दिन की रह गई, कोई बैठक 3 दिन की हो गई, तो चर्चा
तो चर्चा कितने दिन चली बेटा इस पर, तो आप कहेंगे 165 दिन। कितने दिन तक चर्चा चली? 165 दिन। यानी कि ये मीटिंगें कब तक चली, तो इन मीटिंगों का जो टेन्योर है वो 165 दिन का है। टोटल मीटिंग 105 हो गई। यहां तक समझाने का मतलब समझ में आया आपको? यहां तक समझाने का मतलब समझ में आया कि भैया कुल बैठकें हो गई संविधान सभा की 105, लेकिन उन पर जो चर्चा चलती है वो 165 दिन तक चली। कितने दिन तक चली? 165 दिन तक चर्चा चल गई। ठीक है मेरे शेरों, कितने दिन तक? 165 दिन तक चर्चा चल गई। अब सेशन की बात करेंगे तो सेशन होते 11, लेकिन अंतिम अधिवेशन कब होता है? अंतिम बैठक की अगर मैं बात करूं, अंतिम बैठक होती है बेटा 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो कुछ जगह तो अंतिम को भी काउंट करके यहां 12 लिख देते हैं, लेकिन 12 नहीं होगा, 11 ही होगा, क्योंकि अंतिम कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। लिख लिया। चलिए यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ी, किसी को कोई आपत्ति? आगे बात करते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए बताइए किसी को कोई समस्या हुई या नहीं हुई? ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीजें हैं। अब बात करेंगे सर इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चलिए यहाँ तक तो आप लोग सारी चीज़ें लिख रहे हैं। बताइए कि सर जब 24 जनवरी को यहाँ पर जब अंतिम बैठक थी, तो इस समय राष्ट्रपति चुने गए थे। कि सर इस दौरान राष्ट्रपति किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को। किसे? राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया बेटा? राष्ट्रपति चुन लिया। कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, और इसी तारीख को जनगण मन राष्ट्रगान बना। क्या बन गया? राष्ट्रगान बन गया। ठीक है जी, क्या बन गया? राष्ट्रगान बन गया। और इसी दौरान वंदे मातरम राष्ट्रगीत, वंदे मातरम क्या बन जाता है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत बन गया। क्या बन गया बेटा? राष्ट्रगीत। ठीक है जी, क्या बन गया? राष्ट्रगीत बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रगान कौन सा था? जनगण मन, वंदे मातरम, राष्ट्रगीत। ये कब बने हैं? तो ये बने हैं 24 जनवरी 1950 को, जब अंतिम बैठक कह लें, या हम कह सकते हैं कि 12वां अधिवेशन चल रहा था। हालांकि 11 अधिवेशन की ही चर्चा है, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक मान ली गई है, उसे सेशन में काउंट नहीं किया है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बताइए आराम से, यहां तक समझ में आया? आगे बात कर लेता हूं मैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे सर, ये तो पता है हमें, ये तो सारी चीजें हमें पता चल गई। ठीक है जी, चलिए चलिए समझ गए। अब बात करेंगे सर मूल संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? सर मूल संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे? हस्ताक्षर या सिग्नेचर। आप कहेंगे सर संविधान पर सिग्नेचर कितने लोगों ने किए थे? तो सिग्नेचर किए थे बेटा 284 लोगों ने। कितने लोगों ने बेटा? 284 लोगों ने, या 284 सदस्यों ने। कि सर हस्ताक्षर कितने द्वारा किए गए? 284 सदस्यों द्वारा। 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा फंडा ये है कि प्रथम या फर्स्ट हस्ताक्षर किसके थे? संविधान पर पहले हस्ताक्षर बहुत सारे बच्चों को डाउट है, मैं वो डाउट क्लियर करूंगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि सर पहले हस्ताक्षर तो नेहरू जी ने किए थे, लेकिन बोर्ड तो नहीं मानता नेहरू जी को, बोर्ड मानता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। देखिए हुआ क्या था, हुआ क्या, जब पहली बैठक हुई तो उस दौरान तो डॉक्टर सच्चिदानंद अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हस्ताक्षर नेहरू जी ने कर दिया था, बाय फॉल्ट, गलती से किया था, क्योंकि हस्ताक्षर करने थे राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन हस्ताक्षर कर किसने दिया था? नेहरू जी ने। तो नेहरू जी के हस्ताक्षर को पहला हस्ताक्षर नहीं माना गया। नेहरू जी के हस्ताक्षर को पहला हस्ताक्षर नहीं माना गया। कि सर प्रथम हस्ताक्षर किसका माना गया? राजेंद्र प्रसाद का माना गया, राजेंद्र प्रसाद का। हालांकि करा किसने था? किसने हस्ताक्षर किया था पहला? नेहरू जी ने, लेकिन माना किसका गया? राजेंद्र प्रसाद का माना जाता है। किसका? राजेंद्र प्रसाद का माना जाता है।
प्रथम मुस्लिम कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था? प्रथम मुस्लिम कौन थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? मुस्लिम थे बेटा अब्दुल कलाम साहब। कौन थे? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। तो आप कहेंगे सर अब्दुल कलाम साहब थे। ठीक है, अब्दुल कलाम साहब। यहां तक समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करेंगे कि सर संविधान को हाथों से किसने लिखा है? संविधान को हाथों से किसने लिखा था? से लिखा कि सर संविधान को हाथों से किसने लिखा? रिटन बाय हैंड। तो आप कहेंगे सर रिटर्न बाय। अगर पूछ लेगा कि सर रिटर्न बाय किसने लिखा था, कौन बच्चा बताएगा कि सर संविधान को हाथों से किसने लिखा था? तो रिटन बाय हैंड कौन बच्चा बता देगा? चलिए रिटन बाय हैंड। तो आप कहेंगे सर हैंड्स। तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अच्छा, संविधान पर सजावट किसने की थी? सजावट किसने की थी? सजावट या डिजाइनिंग किसने की थी? दो लोग थे, एक तो नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को हम क्या कहते हैं? नंदू बोस। क्या कहते हैं? नंदू बोस। और बेटा कौन थे? तो राम मनोहर। हम कह सकते हैं कि सर कौन थे? तो आप कहेंगे राम मनोहर सिन्हा। कौन? राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। किसी को कोई समस्या यहां तक? किसी को कोई समस्या हुई हो तो प्लीज मुझे बताएं। चलिए लिख लेंगे आप लोग ये सारी चीजें। अब ये बताइए कि सर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हिंदी में भी लिखा था और इंग्लिश में भी लिखा था। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही इनके द्वारा लिखा गया था। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। किसमें? हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा इन्होंने। लेकिन जो हिंदी थी ये कर्सिव थी। ये कैसी थी? तो आप कहेंगे सर ये कर्सिव हिंदी थी। कौन सी हिंदी थी बेटे मेरे बच्चों? कर्सिव। तो आप कहेंगे कर्सिव हिंदी में लिखा था। तो बेटा इसका शुद्ध हिंदी या हिंदी में किसने लिखा? संविधान को हिंदी वर्जन कह सकते हैं कि सर हिंदी वर्जन किसने लिखा था संविधान का? तो वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने? वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है जी। वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा क्या किया गया? हिंदी में लिखा जाता है। कि संविधान का हिंदी वर्जन किसने लिखा है? तो आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लिख लेंगे यहां तक। हाँ जी। अब ये बताइए कि जो संविधान है हमारा, संविधान कहाँ रखा हुआ है? संविधान सभा के सचिव कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। संविधान सभा के सचिव, मैं फैक्ट ही लिखवा रहा हूं। संविधान सभा के सचिव कौन थे बेटा? सचिव। सेक्रेटरी कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? सेक्रेटरी कौन थे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए बेटा सेक्रेटरी साहब कौन थे? तो आप क्या बताएंगे कि सर सेक्रेटरी कौन थे? जल्दी से बताइए कि सर सेक्रेटरी साहब कौन थे? तो आप कहेंगे HVR। HVR कौन थे बेटा? HVR। हाँ जी। तो आप कहेंगे सर कौन थे मेरे लाल? जल्दी जल्दी से बता दो। अब तो मैंने HBR लिख ही दिया है। अब तो मैंने HBR लिख दिया। HBR आयंगर। कौन? HBR आयंगर साहब। HBR आयंगर संविधान सभा के कौन थे? सचिव थे। चलिए और थोड़ा सा अभी क्लास है तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करता हूं। यहां तक लिखेंगे। चलिए बताइए। तो अभी नेक्स्ट क्लास है, 2-3 पॉइंट बचे हैं जिसको मैं कल कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से कल कंटिन्यू करूंगा। आशा करूंगा क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो कल क्लास नहीं हुई थी उसके लिए पुनः मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आप सब लोग दुआ करें कि मेरी माताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि दवाई के साथ साथ दुआओं की भी आवश्यकता होती है और आपकी दुआएं बहुत कारगर होंगी। तो सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।